Hi everyone, once again welcome back to our YouTube channel SNG Study Hub. So today we are going to start a new and fresh chapter naming pair of linear equation in two variables. Okay, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और इस चैप्टर में हमें एक्चुअल में सीखना क्या। तो इससे पहले हम लोग अपना पार्ट शुरू करें, आइए समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। वैसे तो इसके बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में भी सीख चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वहां हमने रैखिक बहुपद देखा था। यहाँ पर हमें क्या देखना है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक बहुपद अगर आपको, तो देखते हैं रैखिक समीकरण होता क्या है। तो इससे पहले आप लोग ये सीखे हुए हैं कि अगर कोई भी समीकरण ax प्लस b के रूप में रहे इस रूप में, तो इसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ये आप लोग सीखे हुए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। लेकिन जब इसी को हम लोग किसी अन्य राशि से तुलना कर देते हैं, ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम ये कंपेयर कर दें किसी से इस चीज को, कि ये क्वांटिटी जो है वो किसी अन्य क्वांटिटी के कंपेयर में आ जाए जब, तब इसे हम लोग समीकरण कहते हैं, यानी इक्वेशन। जैसे यहाँ मैंने लिखा ax प्लस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो भी चीज है इसकी मैं तुलना कर रहा हूँ किससे, 0 से, कि ये जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर हम ये लिखें कि 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3x प्लस 4 की तुलना कर रहा हूँ किससे, 10 से, कि 3x प्लस 4 जो है वो किसके बराबर है, तो 10 के बराबर। तो जब हम किसी रैखिक बहुपद का किसी अन्य राशि से क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। तब उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। और जब तक कोई तुलना नहीं कर रहे हैं हम, तब तक ये क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप लोग रैखिक बहुपद क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक मतलब ये आप लोग समझ रहे हैं कि पावर उसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1। बेसिक्स में हम लोग सेकंड चैप्टर में भी सीख चुके हैं कि जिस बहुपद का पावर 1 होता है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसी तरह से जब रैखिक समीकरण की बात करेंगे, तो ऐसा समीकरण जिसका पावर क्या होगा, चर पद का 1 होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x प्लस 4 जो है ये रैखिक बहुपद है, लेकिन अगर हम इसी को किसी अन्य राशि से तुलना कर दे, लाइक 10 या कुछ भी, तो यही बहुपद जो है किसमें चेंज हो जाता है। अब इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो समीकरण बन गया ये किस प्रकार का समीकरण बना, तो ये रैखिक समीकरण बना। अब यहाँ पर हमें x का कोई ऐसा मान रखना होगा जिससे कि ये संतुष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग रैखिक समीकरण को सरल करने के लिए भी सीखे हुए हैं। पीछे के क्लासेस में आप लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को सरल करने के लिए सीखे होंगे। जैसे इसमें हमें अगर x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करते, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4/3, यानी कि 6/3 यानी 2 हो जाता है x का वैल्यू। यानी x की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह के समीकरण को सरल करना आप लोग सीख चुके हैं। तो हमें रैखिक समीकरण अब समझ में आ रहा है कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो आइए आप समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो अगर आप इस समीकरण को देखें 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो इसमें केवल एक चर है जो कि x के रूप में। ठीक है, तो दो चर कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई ऐसा समीकरण होगा जिसमें कि दो अलग अलग चर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये भी एक रैखिक समीकरण ही है, क्योंकि यहाँ पर इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी क्या है, 1। तो ये भी एक रैखिक समीकरण है। लेकिन इस समीकरण और इस समीकरण में अंतर क्या है कि इस समीकरण में सिर्फ एक चर है जो कि x के रूप में है, जबकि इस समीकरण में दो अलग अलग चर आप देख सकते हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y है। तो ये जो x और y दो अलग अलग चर आ रहे हैं इस समीकरण में, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितना चर है इसमें, दो चर वाला ये क्या है, रैखिक समीकरण। यानी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये जो वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें x की भी कोई वैल्यू ऐसी रखनी है और y की भी वैल्यू कोई ऐसी रखनी है जिसको जोड़ करके 5 हो। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, लाइक 2 + 3
3+2 है ना, 4+1, 1+4 या 6-1 कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है जिसमें दो अलग अलग चर आते हैं, इसलिए इनका जो मानक रूप होता है, ठीक है, मानक रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है, जहां पर a b c जो है ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर हम a या b दोनों में से किसी के भी जगह 0 रख लें, ठीक ना, तो ये जो समीकरण है हमारा वो दो चर का नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि 0 इंटू एक्स ये पद ही हमारा समाप्त हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक चर देखने को मिलेगा y के रूप में। इसलिए शर्त क्या है कि a b c जो है, a b c कोई वास्तविक संख्या, कोई क्या हो सकता है, कोई वास्तविक संख्या, लेकिन शर्त क्या है कि a और b ये दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस दोनों में से कोई भी एक गुणांक 0 हो जाता है तो हमारा वो पद ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उस परिस्थिति में ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। तो ये जो आप मानक रूप देख रहे हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मानक रूप किसका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अब इसमें आप a b और c भी पहचान पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 6x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा कोई इक्वेशन दिया गया है तो यहाँ पर ये जो पहला गुणांक होगा चर पद का वो a को दिखाएगा, दूसरा जो गुणांक है ये b को प्रदर्शित करेगा, और जो तीसरा गुणांक है ये c को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से आप a b और c को भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ध्यान में रहेगा आपको कि a b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये a b इज नॉट इक्वल टू 0 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि a के जगह एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, 3x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पर देखें a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है, -3, तो अगर हम इसे सिंपली a प्लस b करते हैं तो ये 0 हो सकता है, ठीक है, ये 0 हो सकता है। लेकिन अगर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो किसी सिंगल डिजिट के लिए कभी भी ये 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 9, तो ऐड होके कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसी चीज को इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो ये बात आपको समझने के लिए ध्यान में रखेंगे आप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको समझ में आ रहा होगा, इससे आप a b और c को भी पहचान सकते हैं। लेकिन ये सब तो हमारे चैप्टर में है ही नहीं, हमें तो एक्चुअल में क्या सीखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म सीखना है हमें। युग्म मतलब क्या होता है, पेयर, यानी यहाँ पर हमें एक नहीं बल्कि दो इक्वेशंस इसी प्रकार से दिए रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 फॉर एग्जाम्पल, और एक कोई और इक्वेशन है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 30। अब ये दो अलग अलग इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें ये x और y इनके वैल्यूज को निकालने के लिए सीखना है। यही हमारा सिलेबस है या इसी पर हमें डिस्कशन करना है इस चैप्टर के अंदर। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, इसी चीज को हमें यहाँ पर सीखना है। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है, तो पहले वो सीख लेते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं और बेसिक्स में हमें क्या देखना है। तो आइए अब देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो है क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। अब यहाँ पे परेशानी क्या होती है युग्मवादों में, एक उदाहरण से समझिए आप। 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है, और कोई दूसरा समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे a का मान कितना है, तो आपको यहाँ पर समस्या क्या होगी
कि ए किसका पता है, क्योंकि ए तो इस वाले समीकरण में भी है और इस समीकरण में भी है। तो अगर दो समीकरण एक साथ हमारे सामने आ जाते हैं तो ये ए बी सी इनको पहचानना जो है वो थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मुश्किल से बचने के लिए इसके मानक रूप को थोड़ा सा हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या कि पहले समीकरण को जो है हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 से दिखा देते हैं, और दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c1 और ये c2 इज इक्वल टू 0 से दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि a1 b1 c1 ये जो है आपके पहले समीकरण के अचर पद होंगे, और a2 b2 c2 ये जो है आपके दूसरे समीकरण के अचर पद होंगे। ठीक है, ये पहले समीकरण के अचर पद, शॉर्ट में लिखते हैं पहले समीकरण के अचर पद, अचर पद ये हो जाएंगे आपके a1 b1 और c1। इसी तरह से दूसरे समीकरण के जो अचर पद होंगे वो a2 b2 और c2, दूसरे समीकरण के अचर पद ये आपके बन जाएंगे क्या, a2 b2 और c2। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप पहले जो समीकरण है उसी को अपना पहला समीकरण मानेंगे। आप किसी को भी, आप चाहे तो इसको अपना पहला समीकरण मान लें, इसको अपना दूसरा मान लें, या फिर आप चाहे तो इसी को अपना पहला और आप इसको दूसरा समीकरण मान सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पर कोई समीकरण नहीं दिए गए हैं तो आप जिसको अपना पहला समीकरण मानेंगे वो आपका जो है इस रूप में आ जाएगा, और जिसको आप अपना दूसरा समीकरण मानोगे वो आपका इस रूप में आ जाएगा। इस उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो अगर इस पहले समीकरण को हम लोग अपना पहला समीकरण मान लेते हैं तो उस परिस्थिति में ये 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 जो है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप का बन जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा और ये b1 हो जाएगा और ये c1 हो जाएगा। यानी कि a1 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू 6 और c1 का वैल्यू 8। ठीक है, और इसे अगर हम अपना दूसरा समीकरण मानते हैं 6x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसे अगर हम दूसरा समीकरण मानते हैं तो ये हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप में आ जाएगा। यानी कि a2 का वैल्यू 6 हो जाएगा, b2 का वैल्यू -3 हो जाएगा और c2 का वैल्यू 7 हो जाएगा। ये ठीक है, इस प्रकार से। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पर ही हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक, तो अच्छे से आप लोग समझेंगे इसको। तो यहाँ पर पहले समीकरण के अचर पदों को a1 b1 c1 से दर्शाते हैं और दूसरे समीकरण के अचर पदों को a2 b2 और c2 से दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पाबंदी नहीं है कि समीकरण पहला किसको माना जाए और दूसरा किसको। आप किसी को भी पहला मान सकते हैं और किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि जिसे आप अपना पहला चर मानेंगे पहले समीकरण में, उसी को आपको दूसरे समीकरण में भी अपना पहला चर मानना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर हम इसे पेयर के रूप में लिख रहे हैं तो इसे हम 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारा पहला चर x हो जाता है। ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में अगर इसके साथ हमको ये समीकरण लिखना है तो इसे हम -3y प्लस 6x प्लस 7 नहीं लिखेंगे, ये हमारा सही क्रम नहीं है। इसके लिए यहाँ पर हमने x वाले पद को पहले लिखा है तो दूसरे समीकरण में भी x वाले पद को ही पहले लिखेंगे, y वाले पद को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये बातें आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है। तो अब आप लोग a b c यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये पहचानने में सक्षम हो गए होंगे। तो अगर आप इसे पहचानने में सक्षम हो गए हैं तो आइए अब समझते हैं इससे जुड़े कुछ और बेसिक्स को। तो आइए अब देखते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों की तुलना करने पर क्या होता है या इससे हमें क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। तो अभी हम लोग ये सीख चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है वो इस रूप में होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1।
ये पहले समीकरण के लिए हो गया, और a2x + b2y + c2 ये दूसरे समीकरण के लिए हो गया। तो अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करें, कहने का मतलब कि अगर हम a1 और a2, b1 और b2 और c1 तथा c2 इन तीनों ही गुणांकों की अगर तुलना करें तो हमें कुछ परिस्थितियां मिल सकती है। तो परिस्थितियां क्या हो सकती है, तो पहले उसे देखते हैं। तो पहली परिस्थिति ये हो सकती है कि इनका और इनका जो अनुपात है वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, यानी कि ये बराबर ना हो, ठीक है, एक परिस्थिति ये हो सकती है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि इन तीनों का ही अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो जाए। कहने का मतलब कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात और c1/c2 का अनुपात, ये तीनों ही आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या तीसरी परिस्थिति ये आ सकती है कि शुरुआती दो अनुपात बराबर हो और आखिरी का जो अनुपात हो वो आपस में बराबर ना हो, ठीक है। तो ये तीन परिस्थितियां हो सकती है, और तीन परिस्थितियों के आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि वो जो दिया गया समीकरण युग्म है उसका हल किस प्रकार का होगा, ठीक है। यानी इस समीकरण को जब हम सरल करेंगे तो एक्स वाई के जो वैल्यूज आएंगे वो वैल्यूज किस प्रकार के होंगे ये हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग वैल्यूज पर चर्चा करें, पहले हम लोग ये समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के तरीके क्या क्या है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो वो दो तरह की है। एक तो हम इसे ग्राफीय या आलेखीय विधि से सरल कर सकते हैं, यानी ग्राफ के माध्यम से, और दूसरा बीजगणितीय विधि से, यानी कि अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसमें भी हमें ये चीज हेल्प करेगा ये जानने में कि किस कंडीशन में इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, ठीक है। और अगर हम इसे प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे तो वहां पर भी ये हमारी मदद करेगा ये जानने में कि हमारा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू रियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारे विधियों के बारे में हम लोग विस्तार से एक एक करके पार्ट वाइज सीखेंगे। अभी हमें यह समझना है कि किस परिस्थिति में इसके ग्राफ कैसे बनेंगे या फिर इसका जो हल निकलेगा यानी एक्स वाई का जो मान आएगा वो किस प्रकार का आएगा, ठीक है। तो इससे पहले इस पर चर्चा करने से पूर्व हम लोग ग्राफ या फिर आलेख के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पीछे से सीखे हुए हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो अगर आप एक रैखिक समीकरण लेते हैं तो उसके ग्राफ के रूप में आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। अगर एक रैखिक समीकरण आपको लेते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो दो रैखिक समीकरण है, तो इससे आप समझ सकते हैं स्पष्टतः कि यहाँ पर हमें दो सीधी रेखाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। और पीछे के क्लासेस से आप ये भी सीख चुके हैं कि अगर किसी एक ही प्लेन में, एक ही तल में जो है अगर दो सरल रेखाएं हो तो वो तीन परिस्थितियों में रह सकती है। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप यहाँ ध्यान देके समझ सकते हैं कि कोई भी दो रेखा, मान लीजिए ये कोई तल है, ठीक है, ये कोई एक प्लेन है, तो अगर इस प्लेन में कोई दो लाइन को हम खींचते हैं तो वो तीन परिस्थितियों में रह सकती है। पहला, या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद कर सकती है। दूसरा, या तो वो एक दूसरे के समांतर रह सकती है, या फिर तीसरा परिस्थिति क्या हो सकता है कि वो कोइंसाइड कर सकती है, यानी कि संपाती हो सकती है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही स्थित रहेंगी। तो इन तीन परिस्थितियों में ही दो रेखाएं किसी तल में स्थित हो सकती हैं, ये आप लोग पहले से भी सीखे हुए हैं। तो अगर दो रैखिक समीकरण युग्मों का हम ग्राफ बनाते हैं तो इससे हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं, और ये दो सरल रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती नजर आएंगी, या तो एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं, या तो एक दूसरे के संपाती हो सकती है। तो ये जो हमने लिख रखा है अभी इधर कि a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, और a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2, इन अलग अलग परिस्थितियों में इनका जो समीकरण युग्म का जो ग्राफ होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, अलग अलग होता है।
तो ये हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह के समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग इस चीज को कि किस तरह की परिस्थितियों में ग्राफ कैसा होगा। ठीक, तो अगर इस प्रकार का आप देख सकते हैं, ये जो पहला चीज है, अगर ऐसा आपको अनुपात प्राप्त होता है तो इसका ग्राफ जो होता है वो प्रतिच्छेदी बनता है। कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला, यानी कुछ इस प्रकार से। ये जो पहला नंबर है आप देख पा रहे हैं, सेम इसी तरीके से का ग्राफ आपको। और अगर दो रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात जो है वो तीनों आपस में बराबर आता है तो इसका जो ग्राफ होता है वो संपाती होता है, यानी कोइंसाइड होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो है कुछ इस प्रकार से दोनों जो सरल रेखा आते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आती है, यानी कि ये जो 3 नंबर आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जब इस तरह के अनुपात आएंगे तो वैसे समीकरण युग्म का जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। और ये जो तीसरा बाकी रह गया तो इसका जो है ग्राफ आपका कैसा बनेगा? समांतर, यानी कि इसके जो दो सरल रेखा आपको प्राप्त होंगे ग्राफ पर वो एक दूसरे को कहीं भी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो आइए इनको हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। अब आप लोग A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब तो पहचान ही चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अनुपात निकाल करके ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ जो है वो किस प्रकार का बनेगा। ये हम समीकरण को देख करके और उसको थोड़ा सा सरल करके कैसे समझ सकते हैं। तो आइए लेते हैं कुछ उदाहरण, आइए देखते हैं इन उदाहरणों को। तो इससे पहले हम लोगों ने इसका मानक रूप देखा था, तो उसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हमने सीखा था, यानी कि जितने भी पद हैं वो सभी बराबर के एक तरफ रहेंगे और बराबर के दूसरे तरफ क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया गया है इसमें ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आपको मिलती है जहाँ पे बराबर के इस तरफ भी कोई पद है तो पहले आपको क्या करना है, वो पद को बराबर के उस तरफ लेकर के जाना। यानी इसे अगर हम लिखें सजा करके तो क्या लिखेंगे? 5x माइनस 4y, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये चेंज होकर के हमारा 7x प्लस 6y प्लस में इधर इस तरफ आकर के ये माइनस बन जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा है ये A1 है, ये B1 है और ये C1। इसी प्रकार से ये जो पद है A2, ये B2 और ये C2 है। तो अगर हम इस तीनों का ही अनुपात अगर निकालते हैं तो हम लोग A1 बाय A2 को लिखेंगे क्या? 5/7। इसी प्रकार से B1 बाय B2 क्या हो जाएगा? -4/6 और C1 बाय C2 क्या हो जाएगा? 8/-9। तो अगर हम इन अनुपातों को देखें तो जो कट रहे कटा लेते हैं पहले, तो ये कट के हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से जो अनुपात आप देख रहे हैं 5/7 -2/3 और 8/-9, तो आप क्लियरली यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि यहाँ जो परिस्थिति है वो A1 बाय A2 का जो अनुपात है ये बराबर नहीं है B1 बाय B2 के अनुपात के, यानी ये पहला अनुपात और ये दूसरा अनुपात आपस में बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लोग अब सीख चुके हैं कि अगर हमारा अनुपात ऐसा आता है समीकरण युग्म का तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? आप देख सकते हैं इधर प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। यानी आप इस समीकरण युग्म का जब भी ग्राफ बनाओगे, अभी ग्राफ कैसे बनेगा हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ग्राफ बनाया जाए ऐसे समीकरण युग्मों का तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आइए इसको हम लोग जांच करते हैं। तो यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और इसमें सभी पद बराबर के एक तरफ पहले से ही लिखे गए हैं, तो किसी प्रकार की समस्या भी यहाँ हमें नहीं है। तो अब लोग अनुपात निकालेंगे यहाँ, तो क्या लिखेंगे? 1/4, ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, B2, C2। अगर अनुपात लिखें तो 1/4, दूसरे में लिखा जाए तो 2/8 और तीसरा अनुपात अगर लिखें तो -4/-12। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कट रहा है, 2 1 का 2 और 2 चौके 8, फिर ये माइनस कट गया, 4 1 का 4 और 4 3 12। तो इस प्रकार से यहाँ जो अनुपात देख रहे हैं, पहला अनुपात 1/4, दूसरा अनुपात भी कितना है? 1/4 ही आ रहा है, और तीसरा अनुपात जो है वो 1/3 है। यानी यहाँ जो हमें परिस्थिति मिल रही है वो क्या? कि पहली
और दूसरी जो अनुपात है वो तो समान है, लेकिन तीसरा जो अनुपात है ये इनके बराबर नहीं है। यानी a1 बटे a2 जो है वो बराबर है b1 बटे b2 के। ये दोनों अनुपात समान है, लेकिन ये तीसरा अनुपात जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हो, अगर ऐसी परिस्थिति हो कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 और बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है, समांतर यानी कि पैरेलल। कहने का मतलब कि अगर हम इस समीकरण युग्म का ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर बनेगा। इसी तरह से आइए इसको चेक करते हैं। 2/4 इसका अगर हम पहला अनुपात लें 2/4, दूसरा अनुपात 5/10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पद बराबर के इस तरफ है, जिसको एक्चुअल में हमें बराबर के इस तरफ लाना था। तो अगर इसे हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये +6 का इधर आके क्या हो जाएगा, -6। इसी तरह से ये +12 जो है वो किस में आ जाएगा, -12 में। तो अब अगर अनुपात निकालें तो 1/2, 1/2 और फिर से 1/2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तीनों ही अनुपात आपस में समान है, यानी कि यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, तो इस प्रकार से चूंकि यहाँ पे तीनों अनुपात आपस में समान है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, संपाती बनेगा, यानी कोइंसाइड करने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप अनुपातों को जांच करके ये बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म का ग्राफ जो बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा या फिर समांतर बनेगा या फिर संपाती बनेगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाले जो बात है वो ये है कि जब आप अनुपात की तुलना कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अनुपातों के बीच में कोमा वाले चिन्ह का उपयोग करना है। ठीक है, और तुलना करने के बाद जब आप किसी परिणाम पे पहुंच जाते हो, यानी आप देख लेते हैं कि हाँ क्या बराबर है नहीं है, तब जाके आप उसे इस रूप में लिखते हैं। शुरू में ही यानी कि जब आप अनुपात निकाल रहे हैं उस वक्त ही ऐसा नहीं है कि आप इसे 2/4 बराबर है 5/10 बराबर है 6/12 ऐसा करके लिख लो, ये जो है लिखना सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि किस प्रकार से दिए गए समीकरण युग्म के गुणांकों के अनुपात के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इन्हीं अनुपातों को तुलना करके हम ये कैसे जान सकते हैं कि इनका बीजगणितीय हल जो है वो किस प्रकार का होगा। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज हमने जो भी सीखा, अगर आपको मजा आया हो सीखने में, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच इसे पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।